ठीक है आप लोग। भारत का वित्त मंत्री जो है वो कौन है? हम्म। भारत का वित्त मंत्री। हम्म। हाँ, भारत का वित्त मंत्री की वित्त मंत्री। क्या बताइए? और वो कहाँ रहती है? दिल्ली में। बहुत सुंदर। हमारा जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमन नहीं है, और वो दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नहीं बैठती हैं। वो हिंद महासागर में बैठती हैं और मानसून उसका नाम है। कोई दिक्कत? तो भारत के वित्त मंत्री कौन? मानसून। और वो कहाँ रहते हैं? हिंद महासागर। वो नॉर्थ ब्लॉक में नहीं बैठती। ये जो वित्त मंत्री हैं ये आर्टिफिशियल वित्त मंत्री हैं। अगर हमारे ये वित्त मंत्री बिगड़ जाए तो मजाल नहीं है सीतारमन की इनको ठीक कर सके। और इसीलिए देश के बहुत सारे राष्ट्रपति, जिसमें आपने प्रणब मुखर्जी का नाम सुना, वो भारत के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सॉरी वित्त मंत्री मानसून को मानते हैं। अगर मानसून ठीक तो अर्थव्यवस्था ठीक, कृषि ठीक, उद्योग ठीक, सेवा ठीक। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर जीडीपी में कृषि में 1% बढ़ोतरी हुई तो हमारे उद्योग में 1.5%, और हमारे सेवा क्षेत्र में 2% की वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय में जाकर के वो 2-2.25% की वृद्धि कर देती है। तो बताइए, सही मायने में वित्त मंत्री कौन हुए? निर्मला सीतारमन या मानसून? तो आज हम लोग अपना वित्त मंत्री पढ़ रहे हैं कि हमारे वित्त मंत्री का स्वभाव क्या है, हमारे वित्त मंत्री की ताकत क्या है, ये सारी चीजें। अच्छा चलिए, एक बात बताइए आप लोग, ये कितनी बड़ी विविधता है कि किशनगंज में लोग छाता लेकर के घूम रहे हैं और गया में जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या ऐसा होता है या नहीं? क्यों? तो इसका मूल कारण ये मानसून है, और हिमालय की वादियों में, हिमालय की गोद में बसा हुआ हमारी स्थिति है। तभी तो बाबा तुलसी एक बड़ा सुंदर सा लाइन लिखे हैं, बड़ा सुंदर सा लाइन। जानते हैं क्या नाम है उनका, उस लाइन का? वो लिखे हैं कि सकल पदार्थ अहि जग माही। सकल पदार्थ, पदार्थ का मतलब सब कुछ, सुख दुख मोक्ष पाप पुण्य रहस्य सब कुछ यही है। और कर्महीन, कर्म का मतलब भाग्य नहीं है यहाँ, कर्म का मतलब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति कुछ नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पैदा कहाँ हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप मरते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? हो सकता है कि आपके जन्म के समय लोग रोया हो, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन जब आप जाएं संपूर्ण समाज को रुला कर जाएं, ऐसा हो सकता है? हमारे बाबा खुद तुलसी ही हैं। जब जन्म लिए तो सभी लोगों ने कहा यह अशुभ है, क्योंकि पिता मर गए, माता मर गई, और दांत लेकर पैदा हुए थे, तो लोगों ने ढेर सारी बातें कहने लगे। लेकिन बाबा ने क्या किए ये आपको पता है, उनके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल काम है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर राम को जिंदा अगर कोई किए तो वो तुलसी थे।
घर घर में अगर स्थापित किए तो वो तुलसी थे। तो सकल पदार्थ ऐ जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? सब कुछ रहते हुए वो व्यक्ति कुछ भी नहीं पाता है जो पुरुषार्थी नहीं होता है। चले, एक इन्हीं का एक और लाइन है बड़ा सुंदर, किशनगंज और गया के संदर्भ में। सबका अपना अपना कर्म है, प्रारब्ध है, अपना अपना क्षेत्र है। अगर यही गया 5 डिग्री और उत्तर होता या 5 डिग्री और दक्षिण होती तो इसकी कुछ और स्थिति होता। तो इसीलिए एक बड़ा सुंदर लाइन बोले हैं बाबा कि काउन को के सुख दुख दाता, निर्ज कृत कर्म करहु सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हर सुख और दुख व्यक्ति के स्वयं का प्रयास होता है। इसलिए हम अपने सुख और दुख दोनों पर खुद सिग्नेचर करते हैं। ये हमारे विकल्प होता है कि हम चयन क्या करते हैं। जो लोग अच्छे का चयन करते हैं वो उनका भविष्य कल अच्छा होता है। आज कल कुछ को देखकर कुछ छोटे का चयन करते हैं, उनका भविष्य कोई और होता है। इसलिए कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के सुख और दुख का कारण व्यक्ति स्वयं होता है। ये कौन बोल रहे हैं? बाबा। ठीक उसी तरह से गया और किशनगंज की यही बातें हैं। चलिए आपको एक चीज और बताते हैं। एक बात बताइए कि दरभंगा, मधुबनी, पटना, बिहार किसान प्रधान राज्य है कि नहीं? अब अपने अपने जिले को इमेजिन करिए और वहां के किसानों का इमेजिन करिए और सोचिए कि उस किसानों का भाग्य विधाता कौन है कि नहीं? दरभंगा, मधुबनी, गया, पटना के किसानों की भाग्य विधाता कौन है? पता है आप लोगों को? तो ये है मेडागास्कर। अगर मेडागास्कर से चला हुआ ये मानसून अरब सागर से होते हुए मध्य बिहार तक ना पहुंचे तो किसान भूखा रह जाए। इसीलिए आज हम लोग मानसून का पूरा ऑपरेशन करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? आपने एल नीनो का नाम सुना होगा, बहुत सुंदर, लेकिन मोदो का नाम सुने हैं? नहीं। आज हम मानसून में ऐसे ऐसे सिद्धांत आपको बताने वाले हैं जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। सही कह रहे हैं हम? चलें तो शुरुआत करें। तो वित्त मंत्री की जय हो। कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोगों को बधाई है क्योंकि वित्त मंत्री महोदय आ चुके हैं। आप लोग स्वागत करिए। क्या नाम है उनका? आप जानते हैं दुनिया का इकलौता ऐसा पवन है जो 180 डिग्री पर कभी मुड़ सकता है। और ये आपका जलवायु नहीं है, ये एक वादा है। इसलिए हम इसे पवन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून। ये एक वादा है कि हम निश्चित समय पर फिर आएंगे। अभी हमको जाने दीजिए। क्या है कि नहीं है? और अगर ये वादा टूट जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? टूट जाती है, चरमरा जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि वादा तो टूट जाते हैं, नहीं, लेकिन ये मानसून की ऐसी वादा है कि वो आते जरूर हैं, चाहे कमजोर बन करके आए या मजबूत बन करके आए, लेकिन भारत में आते जरूर हैं। इसलिए भारत की अन्नदाता है कौन? मानसून। कभी कभी तोड़ देते हैं, इसीलिए उन्हें जुआ भी कहा जाता है। सुने होंगे आप लोग। इन्हें क्या कहा जाता है? किसानों का जुआ। कभी हारना कभी जीतना, ये जीवन का खेल है जो मानसून हमें सिखाता है कि यूं ही न बदला करो। चलें आगे। तो आज ये सब सारा चीज हमें पढ़ना है।
मानसून क्या है ये हम लोग कल आपको बताए थे, इसलिए आज उस पर नहीं जाएंगे। आज हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कहां पर? मानसून की उत्पत्ति पर। कहां पर? मानसून की उत्पत्ति पर। मानसून एक हवा है, लेकिन मात्र एक हवा नहीं। नहीं, हम लोग हवा पढ़े हैं होंगे, हो सकता है कि आप लोग फोर्थ क्लास में, सेवेंथ क्लास में हवा हूं, हवा ही बसंती हवा हूं, हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सुधांशु हमारे मुंह की तरफ देखता है, सही कह रहे हैं, हमें याद है। हैं? तो बसंती हवा हूं मतलब जिधर मन हो उधर जाता हूं। मानसून कहता है नहीं, मैं एक रास्ते से जाता हूं, उसी रास्ते से लौटता हूं। हाँ, मेरा मजाज कुछ और है, ये अलग बातें हैं, लेकिन हम तुम लोगों की तरह नहीं कि बार बार अपना रास्ता बदल दें। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। इसलिए मानसून यही कहता है कि हम इस साल आपका वादा करते हैं, फिर अगले साल आएंगे। अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हम लोग स्वागत में लगे हुए हैं। एक बार बताइए, कोई भी चीज जब आता है तो आपको सूचना मिलता है, तो मानसून का संदेश वाहक भी है, जो पहले आता है तब मानसून आती है। और मानसून का संदेश वाहक किसे कहा जाता है पता है आप लोगों को? नहीं नहीं, हा, ये प्री मानसून हैं, जो दिखाते हैं कि हम लोग थोड़ा सा अपने क्षेत्र को सजा रहे हैं, लेकिन महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम परमेश्वर, चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सुने होंगे, ऐसा उद्घोष होता है, एंकर होते हैं, उद्घोषक होता है, संदेश वाहक होता है। ठीक उसी तरह से मानसून का संदेश वाहक पूर्वी तुर्वी कुछ नहीं, सीधे भारत के संदर्भ में हम चल रहे हैं। और आप कहां हैं? बिहार में बैठे हुए। नहीं नहीं, हम उसको नहीं मान रहे, वो मानसून है ही नहीं। मानसून का संदेश वाहक जो कहता है सतर्क हो जाइए, महाराजा धीराज पधारने वाले हैं। वो तो आपको समझाए थे कि वो मानसून का इंजन है, पंप है। वो सेक्शन पंप होता है ना, सेक्शन पंप का क्या काम होता है? खींचना। तो वो तो पठार हैं, पढ़ाए थे आप लोगों को कि क्यों वो करता है, शायद मुझे लगता है बताए हुए हैं ये। तो वो खींचता है, लेकिन हम कह रहे हैं कौन? संदेश वाहक, दूत बन करके, मानसून का दूत। उसका नाम है सोमाली जेट। सोमाली जेट, जो सोमालिया के तट से उत्पन्न होती है और डायरेक्ट केरल के तट से टकराती है। बात समझ गए? और लाखों टन पानी जो है नीलगिरी पर पटक देती है। मतलब नीलगिरी सतर्क हो जाता है कि बारात पहुंचने वाली है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसीलिए ये यहां पर मानसून एक बहुत बड़ा फेनोमेनन है। आधुनिक साइंस में जब जाएंगे तो मानसून की इतनी व्याख्या की गई है कि आप तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि मैं कौन सी व्याख्या लूं। इसीलिए निष्कर्ष में मैं अंत में यही लिखाता हूं कि मानसून एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मात्र एक सिद्धांतों से व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसीलिए इसे एक से अधिक सिद्धांतों के समग्र रूपों में देखना ही श्रेयस्कर होगा। मेरा निष्कर्ष यही रहता है मानसून के बारे में। चलें आगे। तो इस तरह से मानसून की सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति देख लेते हैं। ओरिजिन। इस ओरिजिन के संदर्भ में 3 4 5 सिद्धांत है। बात समझ गए? इसीलिए मैं सभी सिद्धांतों को मिलाकर 2 सिद्धांत बनाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। एक परंपरागत सिद्धांत और एक आधुनिक सिद्धांत। चले हम लोग, और आधुनिक सिद्धांत में जब हम आएंगे तो हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, जो हमारा एक एक शॉर्ट नोट्स बनेगा। जैसे भारत का वित्त मंत्री मानसून को कहा जाता है, क्यों? शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। मानसून का इंजन पामीर का पठार,
या तिब्बत के पठार का मानसून की उत्पत्ति में भूमिका की चर्चा करें। एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगी। ठीक है, मानसून का संदेश वाहक मेडागास्कर या मानसून की उत्पत्ति में मेडागास्कर की भूमिका की चर्चा करें। ये एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगी। मैं सबको अलग अलग पढ़ाऊंगा। बात समझ गए? थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी समझने में। दिक्कत क्यों होगी? जब हम हैं तो दिक्कत, अभी तक दिक्कत हुआ है आपको समझने में? हैं? ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा चीज करता हूं, एकदम तुरंत आप लोग समझ जाते हैं। नहीं, मतलब इतना अच्छा समझदार बच्चा तो आज तक हमको नहीं मिला था जितना जल्दी आप लोग समझते हैं। सही कह रहे, क्या है कि नहीं है? और तुम्हारा चेला सब कहाँ गया? चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबको ले लेंगे। तो आधुनिक सिद्धांत में सबको ले लेंगे। मोदो का सिद्धांत भी ले लेंगे, जेट स्ट्रीम का भी सिद्धांत ले लेंगे, मेडागास्कर भी ले लेंगे, सोमाली जेट भी ले लेंगे, पूर्वी जेट भी ले लेंगे, और जेट स्ट्रीम भी ले लेंगे, प्रतिविषुवती पछुआ प्रवाह भी ले लेंगे। मतलब इतना थ्योरी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? और समझने में 2 मिनट में एकदम हम ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, आप समझ जाएंगे। एकदम कुछ नहीं है, एकदम। बात समझ गए? चलें आगे। तो पहला सिद्धांत, इसको 2 भाग में बांट लीजिए, या नहीं तो आप लोग चुपचाप बैठे रहिए, हमको करने दीजिए, और फिर जब निपट जाएंगे तो फिर आप लोग लपट जाएंगे। एक ही साथ करेंगे तो अच्छा रहे, इसलिए एक काम में एक ही काम करना चाहिए। मैं हमेशा, ये मेरे क्लास में रहा, मैं हमेशा कि लिखता है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको ये लगता है कि लिख करके कहाँ रखेगा, क्या है कि नहीं? तो कॉपी में या रैक पर टंगेगा। मैं सोचता हूं कि रैक पर और उस पर टंगने का कोई मतलब नहीं है। विद्या तो वही ना जो आपके क्या हो, साथ हो। अब पैसा कौन? जो पास में हो, जेब में। देखिए हमारे जेब में नहीं है, तुम नहीं है। क्या गलत कहा है? क्या बोल रही है अंशु? कुछ बोल रही है? सही कहा है। ऐसा नियम है। पैसा कहाँ हो बेटा? पास में। अरे गूगल वाला भी पैसा पैसा नहीं है भाई, नेटे काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तू ले ले करके जाएगा। हम तो देखते हैं लोगों को, बाल बनाने जाता है, 50 रुपया देता है, कहता है 200 रुपया दे रहे, हमको दीजिए ना। अरे भाई ये कौन सा बात है? कैश रखो जेब में। कैश है तो ऐश है। गूगल में थोड़ी ऐश है, पता नहीं चलता है पैसा है। कौन? इसीलिए नहीं रहता है, इसीलिए मेंटेन नहीं होता है। उसको फाइनेंशियल कंट्रोल जो कहते हैं आप, गूगल पर नहीं है। एक से ज्यादा खर्च हो जाएगा। ठीक है? और थोड़ा सा क्या हो गया, इस शो ऑफ वाला भी होता है, लोगों को दिखा, स्कैन कर भाई। क्या गलत कह रहे हैं हम? तो इसीलिए पैसा कौन बेटा? जो जेब में, जेब वाला पैसा कम खर्च होगा, क्योंकि आपसे गणना करके ना आप खर्च करेंगे, और तो बेमियादी होता है वो। हाँ, ध्यान रहता है इतना ही है, और वो बेमियादी है, स्कैन कर रहे हैं। चलें आगे। तो पहला सिद्धांत हमारा समझना है, जिसको कहते हैं परंपरागत सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत? 2। पहला परंपरागत, दूसरा आधुनिक। अभी 1-1.5 घंटा आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल हमारी बात को सुनना है, एकदम कंसंट्रेट होकर के ध्यान से, और अपने आप सब कुछ हो जाएंगे। ये परंपरागत सिद्धांत का मतलब हो गया ऐसा सिद्धांत जो सिद्धांत वर्षों से प्रचारित है, वर्षों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। इस सिद्धांत को क्या नाम देंगे? परंपरा। आधुनिक समय में चीजें बदली, हम साइंटिफिक रूप में चीजों की व्याख्या प्रारंभ की, और जब साइंटिफिक रूप में चीजों की व्याख्या प्रारंभ हुई तो फिर उन सिद्धांतों का नाम पड़ा आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत मतलब मॉडर्न सिद्धांत, जो इस सिद्धांत से अलग हो गया। अब ये कैसे अलग हुआ, इसके लिए सबसे पहले हम इसी सिद्धांत को समझाते हैं।
चूंकि आप लोग ताप और दाब का संबंध पढ़े होंगे हल्का फुल्का, जो भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, तो उस सिद्धांत में एक बातें कही गई है कि कोई भी जो चीजें होती है, अगर ताप बढ़ जाए तो दाब क्या होता है, घट जाता है, और ताप अगर कम हो जाए तो दाब क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और हवा का जो फ्लो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। इसीलिए जहां उच्च दाब बनेंगे वहां से हवा जहां निम्न दाब बनेगी वहां पहुंच जाएगी। ये है आपको परंपरागत सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये आ गए परंपरागत सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में आया जिसका नाम है ताप दाब सिद्धांत। इस सिद्धांत का क्या नाम पड़ा, ताप दाब सिद्धांत। इसको थर्मल थ्योरी भी कहा जाता है। और इस थ्योरी को समझने के लिए हमें एकदम मोटा मोटी एक छोटा सा हल्का फुल्का अधूरा अधूरा भारत का नक्शा बनाना होगा। एकदम अधूरा अधूरा, कोई समझना नहीं, आपको समझना है, कोई दिक्कत तो नहीं, और एग्जामिनर को समझना है। कोई फोटो को खींचने का तो कंपटीशन चलेगा नहीं, चलेगा किसका कंपटीशन, कंसेप्ट का कंपटीशन, कि अपनी बातों को आप कितने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, सबसे अलग तरीके से रख पाते हैं इन चीजों को। तो इन सिद्धांतों में जब हम लोग आते हैं, हम यहाँ छोटा करते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि ये बड़ा बन गया है, हमको नीचा झुकना पड़ेगा। यहां पर आपका जो है ये विषुवत रेखा है, ये आपको पता होगा। विषुवत रेखा से मात्र आप कितने किलोमीटर दूर हैं, तो 6600 समथिंग किलोमीटर दूर हैं आप। क्योंकि एक डिग्री से एक दूसरे डिग्री के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, तो उस हिसाब से आप 0 से 5 डिग्री मतलब 6 डिग्री से आपका नक्शा प्रारंभ होता है। ये पता होगा आप लोगों को। अंडमान निकोबार मतलब 6 डिग्री, हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री पर, 6 डिग्री 4 में हम 6 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 डिग्री से हमारा है, तो इसका मतलब 6 देशांतर का अंतर है, 6 अक्षांश का अंतर है। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी हो गई 111 किलोमीटर, इसलिए हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया कि लगभग इतना किलोमीटर आपकी दूरी है, ठीक। तो 0 डिग्री से यहां पर ये विषुवत रेखा है, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे शायद, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर यहां पर जब सूर्य उत्तरायण होता है, इसका मतलब हो गया 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद सूर्य यहां उत्तरायण हुआ, मतलब उत्तरी गोलार्ध गर्म हो, दक्षिणी गोलार्ध क्या होने लगेगा, ठंडा होगा। जिसके कारण यहां पर उच्च दाब का निर्माण होगा और यहां पर निम्न दाब का निर्माण होगा। अब ये निम्न दाब जो होगी यहां से ऐसे बढ़ते हुए इधर सबसे अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहां रेगिस्तान है। बात समझ गए। तो यहां पर हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है, लो प्रेशर, वो नीचे से ऊपर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सबसे अधिक प्रेशर, लो प्रेशर कहां बनेगा, राजस्थान के आसपास, थार रेगिस्तान में। आप ऐसे समझिए, अभी केवल भारत ही नहीं, थार रेगिस्तान ले लीजिए कि थार रेगिस्तान गर्म हो गया, गर्म होने के कारण यहाँ का हवा क्या हो गया, हल्का हो गया। हल्का जब उठा हवा तो ये नीचे की ओर चला, नीचे की ओर आकर के जब इधर बैठा तो यहाँ उच्च दाब का निर्माण हो गया, ठीक। तो यहाँ उच्च दाब है और यहाँ क्या है, तो यही उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब हवा बढ़ती है तो यही आपको मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। ये सिद्धांत है ये, कोई दिक्कत। अब इसको ठीक पलट दीजिए। जब हम इस सिद्धांत को पलटेंगे तो ये हो जाएगा कि जब यहाँ अक्टूबर के बाद यहाँ पर टेम्परेचर कम हुआ, नवंबर दिसंबर होते होते टेम्परेचर यहाँ डाउन होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है लो हुआ, प्रेशर जो है हाई हुआ। यहाँ टेम्परेचर जो है हाई हुआ,
प्रेशर जो है वो लो हुआ, जिसके कारण अब ये हवा जो गया था वही सब लौट करके हवा क्या होगी, वापस आ जाएगी, और ये हो गया लौटता हुआ मानसून। ये हुआ मानसून का आगमन, ये हुआ मानसून का विड्रॉ। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि मार्च से जून तक उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने के कारण दाब उच्च हो जाते हैं या निम्न हो जाते हैं, दाब निम्न हो जाते हैं, जिसके कारण हिंद महासागर से या दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं या हिंद महासागर की हवाएं भारत की तरफ आकर्षित होती है, जो मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। जबकि नवंबर और दिसंबर के बाद यहाँ पर ताप गिरने से दाब उच्च हो जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में ताप बढ़ने से दाब निम्न हो जाता है, जिससे आपको थार रेगिस्तान की हवाएं खींच करके कहाँ चली जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में, जिसे हम मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो ये मानसून का परंपरागत सिद्धांत, वर्षों तक लोग यही मानते रहे कि गर्मी आया है तो हवा खींच गई, ठंडी हुआ तो हवा चली गई। तो इस तरह से आपको ये है ताप और दाब का सिद्धांत। इसमें क्या देखे आपने, मेन प्रेशर किसका हो गया, ताप और दाब का। इसलिए परंपरागत सिद्धांत किस पर काम करती है, ताप और दाब पर। अब इसके ठीक विपरीत एक सिद्धांत आया। सिद्धांत क्या आया कि नहीं, मानसून की उत्पत्ति चूंकि एक निश्चित दिशा में लगभग हमेशा होता है, वादा है ये, ठीक है ना। जैसे हम लोगों को अक्टूबर में मैया जी वादा करके जाते हैं कि बेटा हम अगली बार फिर आएंगे। गणेश भगवान भी वादा करके जाते हैं कि हम आएंगे, तो हम लोग उनको लाते हैं, क्या है कि नहीं, निश्चित समय पर आएंगे। तो मानसून का भी एक निश्चित समय है, जो निश्चित समय पर आता है, जिसको हम ऋतु कहते हैं, पवन नहीं कहते, वो आएंगे ही आएंगे। जून आया, मई आया, तो हम समझते हैं मानसून आया। एकदम वेल नॉन है, किसान को समझ में आया ना आए, जून में बारिश हुई कहेगा मानसूनी बारिश है, अप्रैल में बारिश हुई तो कहा मानसून का जो है सो आगमन है, जाते हुए में बारिश हुई तो कहा मानसून जा रहा है। नहीं, तो उसके दिमाग में सेट है। तो इसीलिए ये निश्चित समय पर आना जाना ये सिर्फ और ताप और दाब से संभव नहीं है। इसलिए आधुनिक जमाने में आकर के इस सिद्धांत को माना गया, लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं माना गया। कहा कि नहीं, ये अकेले कैसे हो सकता है कि मान लीजिए गर्म हो जाए, ठंडा हो जाए, तो ये हो जाए ठंडा और गर्म से तो स्थल समीर, पर्वतीय समीर भी चलता है कि नहीं चलता है। आप लोग पर्वत समीर का नाम सुने होंगे, सागरी समीर का नाम सुने होंगे, स्थल समीर का नाम सुने हैं बेटा। ये क्या होता है, तो यहाँ पर में भी तो भाई पानी गर्म, पानी ठंडा, जमीन गर्म, जमीन ठंडा, इससे हवा चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर तो एक बड़ी दूर दूर तक जाती है। स्थल समीर तो मुंबई से निकलकर बिहार भी नहीं पहुंचती है। क्या गलत कह रहे हैं, सो बताइए। लेकिन ये मानसून जो है, हिंद महासागर कहाँ है, वहां से पहुंच करके पामीर की पठार तक पहुंच जाती है, ये तो कम बात तो है नहीं। इसलिए अकेले केवल ताप और दाब से इतनी बड़ी फेनोमेनन पैदा होगा, ये संभव नहीं। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यही एक कारण है, यही जिज्ञासा ने इंसान को नए नए खोज के तरफ ले गया, और वही खोज आधुनिक हाइपोथेसिस कहलाई, आधुनिक संकल्पना का। चले, उस संकल्पना में पहला फिलॉसफी जो अटैच की गई, वो कहा पृथ्वी की गति है। पहला फिलॉसफी क्या आ गई कि पृथ्वी की गति है। और कहा दूसरा फिलॉसफी है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी मंडल पर एक बड़ा तीव्र गति से हवा चलती है, जिसका नाम जेट स्ट्रीम है। कहा और कुछ होता है, कहा हाँ होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के पानी के स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाती है, और वो हवा जो है सो इसको प्रभावित करती है। कहा और कुछ होता है, कहा हाँ, अफ्रीका के तट पर मेडागास्कर और सोमाली का जो स्थिति है वो भी इसे प्रभावित करता है। कहा और भी कुछ होता है, कहा हाँ होता है। क्या होता है, तो पामीर का पठार जो मानसून का इंजन है वो ऑन हो जाता है,
जो मानसून को खींच लेता है, पंप का काम करता है। इस तरह से इतना फिलॉसफी इसमें अटैच हुई। हम सब एक एक करके देखना शुरू करते हैं। हाँ, इंडियन ओशन डायपोल भी है, वो भी चर्चा करेंगे। इंडियन ओशन डायपोल जो है वही आपको है प्रशांत महासागर का वाकर सेल भी है जो प्रभावित करता है। चलें, तो आधुनिक सिद्धांतों में अब हम लोग किस में आ गए? परंपरागत को छोड़ते हैं, ये आप लोग सामान्य रूप में देखे हुए हैं। तो आधुनिक सिद्धांत में तो आधुनिक सिद्धांत में हम 3 4 5 सिद्धांत को अटैच कर देते हैं। उसमें सबसे पहला, इसको प्रभावित करने में, पृथ्वी की गति को प्रभावित करने में, मतलब पवन की गति को प्रभावित करने में आपको पृथ्वी की गति, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति? आप लोगों को पता होगा इन चीजों को बताने से, अच्छा पहले लिख ही दें। पृथ्वी के गति के कारण यहां पर इसे मानसून का पाइपलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पाइपलाइन है। जैसे हम लोग तेल का सप्लाई करते हैं एकदम ठीक उसी तरह से मेडागास्कर से एकदम सीधे पट्टी ऐसे घुसती है और ये चलाता है बिहार। तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? पाइपलाइन कहते हैं। चलिए आगे। और तिब्बत का पठार जो है ये मानसून का सेक्शन पंप है। हाँ, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेक्शन पंप। ये आपको खींच लेता है। जो साइंस वाले लोग हैं वो जानते होंगे, मशीन में एक सेक्शन पंप होता है जिसके माध्यम से हम लोग वैक्यूम क्रिएट करके चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो ये खींच लेते हैं। तो ये चीज़ इसका काम है। तो ये पंप का काम करता है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब आ जाइए, इसको कहते हैं महासागर का द्विध्रुवीय सिद्धांत, मतलब डायपोल थ्योरी। ठीक है, महासागर का द्विध्रुवी लिख दे हिंदी में, कि हिंदी में ही लिख देते, द्विध्रुवी मोडो ओसिलेशन। एक सिद्धांत ये है, ठीक है ना। ये मोडो ओसिलेशन मतलब अलिनो की तरह ही है, लेकिन अलिनो जो होता है आपको वहां बता देंगे। ये इसके बाद अदर 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 का पास कहेंगे सर अदर क्यों लिखे? तो मेरे पास और भी बहुत सारा रोचक रोचक चीज़ है जो वहाँ आपको बता देंगे और फिर निकल जाएंगे हम लोग। चलें, अब देखिए
जनरली मेंस में जब आप लोग आएंगे तो दो सिद्धांत की लोग व्याख्या करते हैं। पहला, क्या बाबू राखी बहुत ज़्यादा सिद्धांत हो गया? नहीं, ये कंफ्यूज कर रही है। अरे वाह, इतना क्या यही सोच रहे थे? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा था, है कि नहीं? नहीं, एकदम ये चीज़ें जनरली जो लोग जानते हैं, एक वो जानते हैं, और जनरली किताबों में इसका जिक्र होता है। ठीक, कहीं कहीं जब जाएंगे तो जेट स्ट्रीम का सिद्धांत होगा, कहीं लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? प्रतिविस्वती पछुआ जेट कह दीजिए इसे, यहाँ लिखिए ना प्रवाह, ये भी जेट का निर्माण करता है ये। और इसी में लोग एक पढ़ लेते हैं पूर्वी जेट। पूर्वी जेट जो हिंद महासागर में होता है, पूर्वी जेट आपको खींचता है आपको मानसून को भारत की तरफ, तो ये इसमें आ जाते हैं जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। लीजिए हम वो भी लिख देते हैं। किसका सिद्धांत? जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। इन सब को पढ़ने के बाद हमको व्यवहारिक शॉर्ट नोट्स सोचना है, याद रखिएगा। जैसे आपने पॉलिटी में देखा होगा, ज्योग्राफी में देखा होगा, क्वेश्चन कैसा आ रहा है? क्वेश्चन थ्योरी से अटैच है, न्यायपालिका है, लेकिन न्यायपालिका का व्यवहारिक चीज पूछा गया। रीट सब जान रहा है, लेकिन रीट का व्यवहारिक प्रयोग कहाँ हो रहा है ये पूछा गया है, ये आप देखे होंगे। तो पूछने का स्टाइल क्या जा रहा है? क्या कंप्लीटली वो सिद्धांत को छोड़ दे रहा है? नहीं, कहीं नहीं छोड़ रहा है। संसद को ले रहा है, मौलिक अधिकार ले रहा है, न्यायिक पुनराविलोकन ले रहा है, बात समझ गए? सब कुछ ले रहा है, लेकिन उसमें डाल क्या रहा है? फ्लेवर क्या डाल रहा है? करंट फ्लेवर। कौन सा फ्लेवर? करंट फ्लेवर। कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब नैतिकता, चीजें व्यवहारिक आ गया, क्वेश्चन व्यवहारिक आ गया। कंटेम्प्रेरी के हिसाब से जब हम उसको उसमें अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगी? तो वो उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे मेंटरशिप, एक टर्म आप सुनते होंगे, क्या होता है मेंटरशिप? मेंटरिंग, मेंटरिंग का मतलब, मेंटरिंग का मतलब मार्गदर्शन, ठीक है? मतलब आपको सही दिशा देना, सही शेप देना, सही बातें बताना, ठीक है? सबका अलग अलग अर्थ है, शिक्षक का अलग अर्थ, मेंटर का अलग अर्थ, टीचर्स का अलग अलग, गुरु का अलग अर्थ, सबका अलग अर्थ। तो आजकल आज अभी जो जमाना है, ठीक है, हम में और आप में क्या अंतर है बताइए? आपका मोबाइल बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आज। टच काम नहीं कर पा। अच्छा, ये टच काम नहीं कर रहा है, अच्छा, इसलिए आपको ये बेटच कर दे रहा है, ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम में और आप में क्या अंतर है? आप लोग अल्फा बीटा हैं या जेनजी हैं? जेनजी हैं आप लोग। क्या हैं आप लोग? जेनजी हैं। लेकिन आपसे भी तेज कौन है? अल्फा। अल्फा आपसे तेज है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों? तो अल्फा जो है सो एआई में पैदा हुआ है, तो इसीलिए वो एआई से अटैच है, टेक्नोलॉजी उसकी अपने आप इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट अटैच है। दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, बाय डिफॉल्ट और बाय सक्सेस एक्वायर्ड, उसको कहा जाता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो आपको सॉफ्टवेयर में ईश्वर ने भेज दिया समय के साथ, और एक्वायर्ड का मतलब होता है जो आपने अपने से सीखा, लिया, गेन किया, वगैरह वगैरह। तो जैसे आप में और हम में क्या अंतर है? तो आप जेनजी हैं, आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तुलनात्मक हमसे। हमारे पास क्या है? तो हमारे पास स्किल्ड है, हमारे पास अनुभव है, और आपके पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। इसलिए हम उस टेक्नोलॉजी में अपना अनुभव डाल देंगे, टेक्नोलॉजी का वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसको कहा जाता है आज रिवर्स मेंटरिंग। मतलब हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। ये हर जगह चल रहा है, अमेरिका से लेकर के भारत तक, सब जगह बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं अब वो ही कर रहा है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन अनुभव नहीं है, बात समझ गए? तो वो अनुभव में टेक्नोलॉजी अटैच कर दिया, तो आप हमें टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको क्या दे देंगे? तो आप हमें सिखाएंगे और हम आपको सिखाएंगे। तो इस समकालीन व्यवस्था को क्या नाम कहते हैं? रिवर्स मेंटरिंग का टाइम।
किसका टाइम है? इसलिए आज बड़ों को छोटे के साथ क्या करना देखेंगे आप, बैठना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। मतलब आप हमें क्या सिखाएंगे? टेक्निक। हम आपको क्या सिखाएंगे? अनुभव। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी शॉर्ट्स बनाता है, कोई थंबनेल बनाया, कोई बनाता है सिस्टम, मान लीजिए पीयूसी, तो हमको दिखाएगा सर ये अच्छा ना, नहीं अच्छा, तो क्या होगा, क्योंकि इसको ऐसे करोगे तो ये और अच्छा होगा, तो फिर उसमें दिमाग लगाता है, फिर लाता है, फिर कहते हैं गड़बड़ हो गया। उसको 5 बार 7 बार जब कहते हैं, तब जब वो इफेक्ट बना कर देता है, हम कहते अब तुम ही बताओ, पहला खोलो और ये खोलो, दोनों में अंतर है? तो जी सर। हम कहते यही तो है रिवर्स मेंटरिंग। तू तो सीधा गया और जो है सो एआई से ले लिया, हम एआई को मानव बनाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से हमारा जो रिवर्स चीजें मैंने आपको इस सेंस में बता रहा था कि आपका जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसको थोड़ा परंपरागत अप्रोच से आपको हटना पड़ेगा। मेंस में पहले सीधा था मानसून की उत्पत्ति, अब यहां पर ढेर सारे शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। अब बंदरगाह नहीं पूछ रहा है, बंदरगाह का सामाजिक आर्थिक इंपोर्टेंस, वैश्विक इंपोर्टेंस पूछा जा रहा है। नहीं समझ गए? केवल पहले प्रश्न जब देखेंगे आप तो वहां पूछा जाता था बिहार के कृषि पिछड़ापन या भारत के कृषि पिछड़ापन के कारणों की चर्चा करें। अब वो ये नहीं पूछा जा, किसानों की आय को 2 गुना करने में विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे काम करेगा, आप बताइए। आप है कृषि, लेकिन क्वेश्चन यहां चला गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को हमें एडजस्ट करना है और इसीलिए हमने इतना सारा चीजें लाई है आपके पास। जैसे कल अगर मैं मान लीजिए आपको कोई शॉर्ट्स नोट्स में अगर पूछ ले कि मानसून हिंद महासागर की ऊर्जा है, व्याख्या करें, तो आप असहज नहीं सर लगे कि नहीं हाँ ये ठीक है। मानसून, ठीक है, तिब्बत का पठार मानसून का पंप कहलाता है। आप वहां लिख लें, फटाफट लिख लें कि हाँ ये कारण है। ठीक है, मेडागास्कर को मानसून का पाइपलाइन कहा जाता है। अगर यह कमजोर हो जाए या इसकी सप्लाई कमजोर हो जाए तो बिहार के किसानों का कंट्रोल समाप्त हो जाता है। तो हम उसको दिखाएंगे कि ये चौड़ी पतली सी पट्टी डायरेक्ट जो है सो आपको ताप्ती और नर्मदा के मुहाने से इन करते हुए मध्य भारत होते हुए बिहार चला जाता है और वो कहाँ तक जाता है? सुंदरबन की डेल्टा तक जाता है। तो इस तरह से आपको, मतलब मानसून ऐसा मत सोचिए कि ये एक ही बार आया पूरे भारत को प्रभावित कर दिया। उसका छोटा छोटा रूप है, जब सब मिल करके क्या करता है, उसको मजबूत करता है। ठीक, इसीलिए हमने आपको इतना सारा चीज लाया, क्योंकि प्रश्न में व्यवहारिकता पूछा जाता है, इसीलिए व्यवहारिकता को समझने के लिए इतना सारा चीज हमको जानना क्या है, जरूरी है। चलते हैं अब एक एक करके उठाते हैं। पृथ्वी की गति जब है तो ये फिक्स गति है या बदलती है? फिक्स है, इसको कहते हैं मैकेनिक फोर्स। अब आइए पृथ्वी के गति के कारण हमें ये बताइए कि पृथ्वी पर कितना उच्च दाब का क्षेत्र है? उच्च दाब का क्षेत्र, ये आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, पढ़े हैं ना बेटा? उच्च दाब का क्षेत्र, आप लोग हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कोई शिकारी जो है ना अपने शिकार को देखता है, उसमें भी अगर शिकार ने अगर शिकारी का गर्दन पकड़ लिया हो, नहीं, हम ऐसे देख रहे, ये गड़बड़ बात है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, चलिए कोई बात नहीं, हटाइए। चलिए, जब हम लाद दो लदवा दो लादने वाले का काम कर ही रहे हैं, संसार में सबसे अधिक बेरोजगार कौन है? हम लोग हैं, हम हैं, आप नहीं हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी करते हैं हम, ठीक है ना? आप समझे हुए हैं, आप हमको देते नहीं हैं, तो समझाने के क्रम में हमको फिर समझाना पड़ता है, क्या है कि नहीं? तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हुई। देखिए, पृथ्वी पर 2 तरह का दाब का निर्माण होता है, 2 तरह का दाब, ठीक है? एक दाब का निर्माण होता है ताप के आधार पर,
और एक का निर्माण होता है पृथ्वी के गति के आधार पर। पृथ्वी के गति के आधार पर जब होगा तो इस पर ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ गए? और ताप और दाब पर जब होगा तो पृथ्वी का गति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण सुन लीजिए, आ जाइए। हम लिखेंगे नहीं, गोला तोला नहीं बनाएंगे, हम आज तक गोला नहीं बनाए। आपका ध्रुव वाला क्षेत्र कैसा क्षेत्र है सो बताइए, ठंडा वाला या गर्म वाला? ठंडा। तो यहाँ दाब उच्च होगा या निम्न होगा? ताप दाब के हिसाब से बताइए क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है, एक आपका क्षेत्र है विषुवत रेखा। सबसे गर्म क्षेत्र कौन है? पृथ्वी का इंजन किसे कहते हैं? विषुवत रेखा। और पृथ्वी का कूलेंट किसको कहते हैं? ध्रुव को। फ्रीजर, फ्रीजर कहाँ है? ध्रुव। और बॉयलर कहाँ है? विषुवत रेखा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये भी एक सवाल है कि आखिर फ्रीजर ऊपर क्यों है? क्योंकि वहां से ठंडी हवा नीचे आएगी। बात समझ गए? जिससे पूरे सर्किट को, अगर पृथ्वी को एक गोला मान लीजिए तो पूरे सर्किट को ऊपर से नीचे वो मेंटेन करेगा टेम्परेचर। इसीलिए फ्रीज में देखिएगा कि फ्रीजर कहाँ होता है, ऊपर या नीचे। वैसे आज एक रिवर्स टेक्नोलॉजी भी आ गई है जो नीचे में ही फ्रीजर लगा देता है, लेकिन जितने भी परंपरागत फ्रीजर है उसमें फ्रीजर कहाँ होता है बेटा? ऊपर में या कि नीचे में? बताओ। ऊपर में। और सारा ठंडा वाला चीज लोग नीचे में रखते हैं, ऊपर में आइसक्रीम वाला पार्ट रहता है कि नहीं रहता है, एकदम बर बना देते हैं, उसी से कूलेंट होता है। ये कन्वेक्शनल है। तब विषुवत रेखा आपका क्या है भाई? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। लगता है आप लोग एकदम सोए हुए हैं। गर्म। तो यहाँ ताप की दाब क्या होगा? तो निम्न। अब देखिए इस क्षेत्र का क्या नाम है? इस क्षेत्र का क्या नाम है? तो विषुवत रेखी उच्च वायुदाब क्षेत्र या ध्रुवी उच्च वायुदाब क्षेत्र। क्या कहेंगे? तो ये हो गया ध्रुवी उच्च वायुदाब क्षेत्र। और विषुवत रेखी तो ताप के आधार पर एक उच्च एक निम्न बना। निम्न का क्या नाम दिए? विषुवत रेखी। और ध्रुव के पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र, सबसे गर्म क्षेत्र। तो सबसे अधिक गर्म में क्या होगा? ताप गर्म है तो दाब क्या होगा? तो उसको कहेंगे निम्न वायु दाब क्षेत्र। कोई दिक्कत तो नहीं? और सबसे ठंडा कहाँ है? अब बीच में तो बीच बीच वाला भाग होगा। अब आ जाइए, तो ताप और दाब का प्रभाव दो जगह पड़ा। कहाँ कहाँ? ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर। दिमाग सेट हो गया? अब यहां पर चलिए, जब बीच वाले भाग में आप आएंगे तो उस क्षेत्र में आपको एक क्षेत्र होगा जो 20 डिग्री से 30 डिग्री का क्षेत्र है, नीचे ऊपर दोनों जगह। ठीक है, इस क्षेत्र में ताप क्या है? ताप है उच्च। ताप है उच्च और दाब क्या है उच्च। ये ताप दाब खत्म हो गए, यहां ताप दाब काम नहीं करेगा। मैंने आपको कहा ना, जब पृथ्वी की गति काम करने लगेगी तो वहां ताप दाब फेनोमेना नहीं काम करता है। यही ना लोगों को जिज्ञासा पैदा किया। अच्छा, ध्रुव में निम्न हुआ, ये तो समझ में आए। ध्रुव पर मान लीजिए ठंडा है तो वहां पर वायु दाब उच्च आया, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन 60 डिग्री पर तो ठंडा है, फिर भी यहां निम्न क्यों है भाई? ये समझ में लोगों को नहीं आया। तब घूमना शुरू किया। तब उस समय में आप लोगों को याद होगा कि एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे, ज्योग्राफर ने नाविक थे, तो घूमते घूमते उनके दिमाग में भूगोल का विषय नाविक का विषय है। बात समझ गए? तो उनका नाम है कोरियोलिस महोदय। नाम सुने आप लोग? ठीक। तो कोरियोलिस महोदय ने जब घूमे तो कहे, अरे बाप रे बाप, पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो हाँ, तो इस मैकेनिक पर फिर रिसर्च होना शुरू।
तो फिर पता लगा कि नहीं, ये ताप दाब पर केवल ताप दाब का नहीं है, पृथ्वी के गति का भी प्रभाव होता है। इसीलिए ताप उच्च होने के बावजूद भी दाब उच्च होता है और ताप निम्न होने के बाद भी दाब निम्न होता है। बात समझ गए? तो एक सिद्धांत में क्या हो गया, ताप दाब का प्रभाव पड़ा, ताप उच्च हो गया तो दाब क्या हो गई, निम्न हो गई। एक में ताप निम्न तो दाब उच्च हो गई। तो ये तो हो गया एक भाई, सबसे गर्म सबसे ठंडा। अब बीच में क्या होगा, तो कहा बीच में पृथ्वी की गति काम करेगी, इसीलिए क्या होगा, तो गर्म होने के बावजूद भी वहां दाब उच्च होगा और निम्न ताप होने के बावजूद भी दाब निम्न होगा। कहा ये क्षेत्र कौन है भाई, तो कहा ये सब पोलर क्षेत्र है और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है। मतलब उप विषुवतीय क्षेत्र है और उप ध्रुवीय क्षेत्र है। पूरे पृथ्वी पर 4 क्षेत्र बना, विषुवत रेखीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, उप ध्रुवीय क्षेत्र और उप विषुवतीय क्षेत्र। जिसको आप विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं उसी का नाम ट्रॉपिकल क्षेत्र है। अंग्रेजी में उसको ट्रॉपिकल कहते हैं, फिर सब ट्रॉपिकल कहते हैं, उसको पोलर कहते हैं, उसको सब पोलर कहते हैं। तो पृथ्वी पर कितना पार्ट बन गया, 4 क्षेत्र बना। कौन कौन, विषुवत रेखी, उप विषुवत रेखी मतलब सब ट्रॉपिकल, उप ध्रुवी, ध्रुवी, ध्रुव में ताप क्या है, अधिक या कम, ताप कम है, दाब क्या है, सब ट्रॉपिकल में ताप क्या है, कम, लेकिन दाब क्या है, कम। सब ट्रॉपिकल में क्या हो गया, तो ताप उच्च, दाब क्या हो गया, उच्च हो गई। कहेंगे ऐसा क्यों, कहिएगा घूर्णन गति का। अब एक ही और बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, ये क्यों भाई पृथ्वी के गति के कारण, तो कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। आपने 2 बल पढ़ा होगा फिजिक्स में, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। तो वहां पर जो है सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर, वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0, ये सब साइंस आ जाता है, इसको छोड़ दीजिए, यहां आ जाए, कंफ्यूज कर जाए। तो इस तरह से अब देखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। सब पोलर क्या होगा, लो होगा या हाई होगा, सब पोलर लो, टेम्परेचर भी कम है और प्रेशर भी कम है। किसके कारण ऐसा हो रहा है, कैरियोलिज्म, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यहां याद रखिएगा। और फिर हो गया ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये किसके कारण बन रहा है, तिवारी जी, यहाँ मिस हो रहा है, नहीं सब ऊपर ऊपर जा रहा है। अच्छा हम बैठ कर समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बड़ा मजेदार चीज है, एक बार समझेंगे फिर जीवन में कभी इसको इधर उधर नहीं होगा, बाकी लोग इसको याद कर लेते। समझे आप, नहीं समझे, समझे पक्का, एकदम पैर फैलाए हुए हैं आप एकदम, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों, हैं क्यों जा रहे हैं नीरज, हैं क्यों सा ऐसा काम हो गया जो हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, बताओ, काम है, जाओ जाओ जाओ। अगर आज आएगा तो हम तो पकड़ तो लेंगे ही, हम इसको आज थप्पड़ लप्पड़ करेंगे, तुम लोग कुछ नहीं करना। चलिए, सब पोलर क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, चले, और पोलर हाई होगा या लो होगा, हाई प्रेशर। अच्छा एक चीज बताइए, फिर यहां पर सब पोलर तो पृथ्वी पर यहां पर ट्रॉपिकल
हाई प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ बन रहा है बाबू? बहुत सुंदर। विषुवत रेखा के नीचे कौन सा प्रेशर बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल, हाई या लो? यही समझना है, इसी के कारण यहाँ यूपीएससी में प्रश्न फंसा देता है। क्या बाबू राखी, दिमाग पर जोर पड़ रहा है ना बेटा? हाँ, साइंस है। पांडे जी इधर आइए, तो यहाँ क्यों आए हैं अभी? हैं? थोड़ा लेट हो गया, अब जाने का समय हो गया। पांडे जी कहेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आता है। तो पांडे जी के पापा जी इनको बोले कि क्लास कितना दिन किया है, ठीक है ना, कि हमको अपने खुद बताए, हम उचित पूछे। अच्छे गार्जियन का तो यही काम है कि नहीं? ठीक है, अब आप बताइए, इतना देर से समझा रहे हैं, अभी बीच में आएंगे, कुछ समझ में आएगा इनको? आप बताइए, आप बताइए। तब प्रतिविश्वती पछुआ प्रवाह अगर सिद्धांत हम समझाने लगते डायरेक्ट, तो ये कैसे समझ में आता? नहीं आता ना? है, सब अलग अलग बैठो, तो एक जगह जो बैठ गया है एकदम, इसे और समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ बगल बोल में बढ़ता रहता है, सही कहा है ये। लेकिन सब लोग अलग अलग बैठो, लो छोड़ो हटाओ। पूरे ग्लोब को 4 क्षेत्र बनाओ, ठीक है? हाँ, क्या बताइए? हम्म। 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 वहाँ कहाँ लो प्रेशर है? ठीक, उसके बाद है, फिर लो, फिर है। आपको रीजन नहीं बैठा है, आपको सीधा दिमाग में है कि लो है, लो है, लो है। और समझ गए? वही तो है ही, वही दिमाग में सेट है। हाँ, वैसे ही बनेगा। मान लीजिए ऊपर और नीचे, एक मिनट पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए। पूरे पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा खींचिए, 2 भाग में बांट दीजिए पूरी पृथ्वी को, ठीक? तो उस रेखा का क्या नाम है? वो 0 डिग्री है। हम 0 डिग्री से 90 डिग्री वगैरह वगैरह पर नहीं जा रहे हैं अभी, चूंकि वो और मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमको सरल भाषा में बनाना है। पर पृथ्वी एक गोला है, उसको 2 भाग में बांटिए, कोई दिक्कत तो नहीं? या आप छोड़ दीजिए, आप एकदम बिल्कुल हट जाइए, उसको भी छोड़ दीजिए, हम इसको भी मिटा देते हैं। आज हम एक नया प्रयोग से आपको बताते हैं चीजें। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद ये हम आप लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि हम ये मतलब इधर ज्योग्राफी केवल टारगेट वाले में पढ़ने की ज़रूरत होती थी। मैं फाउंडेशन में मान लीजिए हम पढ़ाते नहीं थे, ये नहीं करते थे। कब हम बहुत दिन बाद, मुझे लगता है बहुत दिन के बाद मैं ये बात बता रहा हूँ। आप सीधा सिंपल ऐसे बनाइए, इसको छोड़ दीजिए, आप एकदम हटा दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। दिमाग से क्या करिए? हटा दीजिए। ये गोला है, गोला को भी कहिएगा तो हम मिटा देंगे आप लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन रखते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच का जो पार्ट होता है, ये आप जानते हैं कि यहाँ
सबसे अधिक बल लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे बीचों बीच जो भाग है वो सबसे गर्म भाग है। आप समझिए वो कौन है, सबसे गर्म भाग है। तो उस गर्म भाग का ये गर्म भाग और ये परिध सबसे ठंडा है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कहाँ है? बीच में। और सबसे ठंडा भाग कहाँ है? ऊपर। अगर ऊपर नीचा दोनों करेंगे तो ऊपर भी, दोनों ऊपर ही हो गया, कह सकते हैं आप। तो ये बीच वाला पार्ट हो गया। अगर इसको बीच मान लेंगे तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। बात समझ गए? अदर पार्ट अगर बात करेंगे तो बीच वाला जो पार्ट है उसका नाम विषुवत है। तो पृथ्वी का एक क्षेत्र जिसका नाम क्या पड़ा? विषुवत। और पृथ्वी का जो ऊपर नीचा मतलब जो सबसे गर्म भाग है उसका नाम क्या पड़ा? ठीक है, और सबसे जो ठंडा है पृथ्वी का वो क्या है? उसका नाम है ध्रुव। तो पृथ्वी का दूसरा भाग जिसका क्या नाम है? ध्रुव। कोई दिक्कत? चलें आगे। पृथ्वी का सबसे गर्म भाग क्या नाम पड़ा? पृथ्वी का सबसे, इसको भी हटा दीजिए, गोला से और लोग कंफ्यूज कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तो गोला दिमाग में बैठेगा, अदरवाइज तो अपने आप दिक्कत होता है। सीधा याद रखिए एकदम फैक्ट की तरह, पृथ्वी का सबसे गर्म भाग विषुवत रेखा मतलब विषुवतीय क्षेत्र। सबसे गर्म क्षेत्र पृथ्वी का 4 क्षेत्र। बात समझ गए? 2 क्षेत्र, 3 क्षेत्र, कितने क्षेत्र? तो सबसे गर्म क्षेत्र जैसे बिहार का सबसे गर्म, सबसे अधिक आर्द्र किशनगंज कहते हैं ना हम लोग। ठीक इसी तरह से पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन है भाई? विषुवत रेखा। और सबसे ठंडा कौन है? कौन है? ध्रुव। सबसे ठंडा ध्रुव। अब यहां है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा आ गया तो इसका मतलब है कि ऐसा भी तो भाग होगा जिसमें ठंडा गर्म दोनों होगा। ऐसा हो सकता है? एक केवल गर्म रहता है, 24 आवर खोलता रहता है, तो हम उससे दूर होते हैं कि पक जाएंगे। ठीक, एक सबसे जो है सो ठंडा है, भाई जाएंगे तो जम जाएंगे, तो रहेंगे कहां? नहीं, तब दिमाग जहां ठंडा गर्म दोनों हो। तो पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां ठंडा गर्म दोनों हो उस क्षेत्र का 2 भाग है। बात समझ गए? सीधा मानिए, पूरे पृथ्वी पर कितना भाग है? 4 भाग है या 3 भाग है? ये भी 3 ही मानिए। पहला ठंडा, दूसरा गर्म और तीसरा ठंडा गर्म। दिमाग में आएगा? तो 3 ही पार्ट हुआ ना। गर्म और ठंडा के आधार पर कितना हो गया? 3 भाग। एक अधिक ठंडा, एक अधिक गर्म, एक ठंडा गर्म दोनों। ठीक, तो हमको ठंडा और गर्म में नहीं जाना है, ठंडा और गर्म जो दोनों रहता है हमको उसमें जाना है। कोई दिक्कत? ध्यान अगर बटेगा तो हम देंगे, क्योंकि इसको समझाने में बहुत मेहनत लगता है। उसमें तुम बीच में हल्ला करेगा तो हम खड़ा होकर के हम सबको पूछने लगेंगे आप तुरंत। बात समझ गए? या तो 2 ही चीज है, इसको याद कर लो बिना समझे, या नहीं तो समझ जाओ जो कभी फिर नहीं तुमको याद करना पड़े। ठीक है ना? तो हमको रटवाने वाला हम आदमी है नहीं, हमको रटना बहुत गड़बड़ बात लगता है। चले, दिमाग में सेट हुआ? तिवारी जी, पूरे पृथ्वी पर कितना भाग है? 3, ठंडा और गर्म के आधार पर। एक क्या है? पूरा गर्म, एक है पूरा ठंडा, और एक क्या है? ठंडा गर्म दोनों। तो जो ये ठंडा गर्म मिश्रित वाला भाग है बेटा, उसको 2 भाग बनाओ। उसको कितना भाग बनाओ? 2 भाग। उसमें अधिक ठंडा, कम गर्म, और अधिक गर्म और कम ठंडा।
कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब बताइए आप, अगर मान लीजिए कि फ्रीजर से आप नीचा उतरेंगे तो डायरेक्ट आपको गर्मी लगेगी कि नहीं? तो आपने क्या कहा, अब यहां पर आ जाइए, दोनों को मिलाइए। तो एक पार्ट बनेगा जिसमें ठंडा जो होगा वो अधिक और गर्म जो होगा वो कम, ठीक है। और एक पार्ट बना जिसमें गर्म अधिक और ठंडा कम। चलें, अब रुकिए, इसको तो नाम देने की जरूरत नहीं है, ये तो नाम लेकर पैदा हुआ, क्या नहीं लेकर पैदा हुआ है वो? ठीक, लेकिन इन दोनों को तो नाम देंगे ना हम लोग, कि नहीं देंगे? तो जहां ठंडा अधिक है, गर्म कम है, उसका नाम दे दीजिए उपध्रुव। कौन सा रीजन? कौन सा रीजन? सब पोलर। कोई दिक्कत? और जिसमें गर्मी अधिक है और ठंडा कम है, इसका नाम दे दीजिए उपविषुवत। आपको समझाएं, ये विषुवत का बेटा है और वो ध्रुव का बेटा है। तो ध्रुव का बेटा है तो वो ध्रुव नहीं ना होगा, ध्रुव का बेटा ही न रहेगा। बात समझ गए? तो इसका नाम क्या हो गया? सब अध्रुव। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिक। तो पूरे ग्लोब पर, पृथ्वी पर कितना क्षेत्र बना? आप जब पूरे पृथ्वी का जब भ्रमण करेंगे तो आपको ताप और के आधार पर कितना क्षेत्र मिलेगा? 4 क्षेत्र। कौन? एक जहां खूब गर्मी लगेगा, एक जहां खूब ठंडा लगेगा, एक जहां गर्मी और ठंडा दोनों लगेगा, एक जहां ठंडा और गर्मी लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चले, अब एक बात बताइए, अगर आपका साल 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 कितने महीने का होता है? रीजन कितना है? तो सबको बांट दीजिए। अब यहां पर रुकिए, जहां पर सालों भर गर्मी उसका नाम विषुवत, जहां सालों भर ठंडा उसका नाम ध्रुव, जहां पर क्या है, ये ठंडा अधिक है ना, 10 महीना ठंडा और 2 महीना गर्मी, और जहां 10 महीना आपको गर्मी और 2 महीना ठंडा, समझ गए? तो हम लोग किस क्षेत्र में आते हैं? 10 महीना और 2 महीना। उस क्षेत्र का क्या नाम है? क्या नाम है? सब ट्रॉपिकल। क्या नाम है बाबू? मणिकांत। वो क्या नाम है उसका? इंद्रमणि त्रिपाठी। पृथ्वी पर कितना भाग है? कौन कौन? ध्रुव, विषुवत, उपध्रुव और उपविषुवत। ठीक है, मतलब पोलर, सब पोलर, सब ट्रॉपिकल, 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 सब ट्रॉपिकल, पोलर, सब पोलर, पोलर, सब पोलर, ट्रॉपिकल, उप ट्रॉपिकल। याद हो गया? पृथ्वी पर कितना भाग? ताप और के आधार पर कितना भाग? सालों भर जहां गर्मी रहे वो क्षेत्र कौन होगा? सालों भर जहां ठंडा रहे वो क्षेत्र कौन होगा? जहां 10 महीना ठंडा रहे, 2 महीना गर्मी रहे, क्या होगा? सब ट्रॉपिकल होगा। 10 महीना ठंडा बोले हैं, 10 महीना ठंडा रहे और 2 महीना गर्मी रहे, क्या कहेंगे? सब पोलर। और जहां 10 महीना गर्मी रहे और 2 महीना ठंडा रहे, हम आप किस में आते हैं? किस में आते हैं? बहुत सुंदर। कश्मीर किस में आएगा? हिमाचल किस में आएगा? अब ये सब बाद में सिखाएंगे, पहले इधर आइए। अब इतना समझ में आ गया? अब आइए, हवा सबसे ज्यादा कहां रहेगी?
अब वो भी नहीं देखेंगे, अब जोड़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए, विषुवत रेखा गर्म है, यहां हवा क्या होगा, ऐसे समझो। जो व्यक्ति काफी गुस्सैल होता है, बात समझ गए, उसका विवेक काम नहीं करता है, वो बुद्धिलेस होता है, उसका विद्या गुम। क्रोध में प्यार पैदा होगा कि नफरत पैदा, ठीक है, होगा ना। ठीक उसी तरह से गर्मी में हवा जल जाएगी, आप ऐसे समझो। तो विषुवत रेखा पर हवा क्या हो जाएगी, जल जाएगी, तो कम होगा। तो विषुवत रेखा में खुद जोड़ो, यहां हवा कम होगी, मतलब लो प्रेशर, खुद से बनाओ। रुको अभी, पहले हम समझाते हैं फिर लिखना, तुम लोग बोलो। तो विषुवत रेखा में गर्मी अधिक है, तो यहां वायु क्या होगा, क्या होगी, यहां वायु क्या होगा, क्या होगी, अधिक होगी। अब यहां आइए, अब दो क्षेत्र बच गए, कौन कौन, कौन कौन, सब सब पोलर और सब ट्रॉपिकल। तो सब पोलर में 10 महीना ठंडा है, सब महीना क्या है, ठंडा है। तो यहां हवा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां हवा ज्यादा नहीं होगा, ये अपवाद हो गया, इसीलिए यहां ट्विस्ट हो गया, जहां ट्विस्ट वहां कंसेप्ट। यहां 10 महीना क्या है, ठंडा है या गर्मी, क्या है बेटा, सभी लोग, पांडे जी को नहीं पूछेंगे, पांडे जी तो अभी आए हैं, ठीक। तो यहां पर आपको ठंडा अधिक है, तो वायु क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लेकिन वायु यहां क्या है, कम। यहां पर 10 महीना गर्मी है, देख रहे हैं ना आप, तो यहां वायु क्या होना चाहिए, यहां वायु कम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर गर्मी क्या है, अधिक है, तो यहां वायु क्या होना चाहिए, कम, लेकिन यहां वायु क्या हो रही है, अधिक। अब देखिए, ये जो सिद्धांत है, ये ताप और दाब का सिद्धांत, इसीलिए इस पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ा, ठीक। लेकिन सामान्य रूप में 10 महीना ठंडा के बावजूद भी वायु यहां कम हो रही है, ये अपवाद हो गया। ऐसा क्यों भाई, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहां कहेंगे घूर्णन गति। कौन सी गति, घूर्णन गति। फोर्स में आ जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बात समझ गए। तो यहां पर वायु क्या हो गई, कम, किसके कारण, पृथ्वी की गति के कारण। यहां वायु क्या होना चाहिए, कम या अधिक, सामान्य रूप में क्या होना चाहिए, तो सामान्य रूप में कम होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, अधिक। क्यों हो रहा है अधिक, तो पृथ्वी की गति के कारण। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ताप के आधार पर पृथ्वी पर कितना प्रेशर बेल्ट, ताप के आधार पर कितना, आप लोग बताइए, कितना प्रेशर बेल्ट ताप के आधार पर, बाबू आशुतोष, ताप के आधार पर कितना, बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे, हेलो, ताप के आधार पर, अरे जोर से बोलो ना, समझेगा तो कहेगा हाँ। ताप के आधार पर कितना है, ठीक। अब पृथ्वी के गति के आधार पर, तो पृथ्वी के गति के आधार पर कहां कहां क्षेत्र मिलेगा हमको, सब ट्रॉपिकल और सब पोलर। ये दोनों का वायु फेनोमेनन किसके आधार पर बन रहा है, पृथ्वी के गति के आधार पर। ध्रुव और विषुवत रेखा पर फेनोमेनन किसके आधार पर बन रहा है, किसके आधार पर, किसके आधार पर, चलिए बहुत सुंदर, हाँ पूछिए ना।
कम क्यों हो जाता ताप क्या है वहाँ? है? ताप ज्यादा, हाँ, मात्रा कम कैसे हो जाती क्योंकि ताप गर्म होने पर हवा विरल हो जाती है और वेपर बनकर उठ जाती है। बात समझ गए? इसके कारण जब आप गर्म करेंगे तो उसका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो आपको खुल जाता है, जिसके कारण हवा जो होती है वो आपको स्लिप करने लगेगी। सीधा सिंपल फिनोमेना, ठीक है ना, उसमें कोई दिमाग नहीं। किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसका मोलिकुलर फोर्स कमजोर हो जाता है, हवा ये हो जाएगी। ठीक, समझ में आया बात है? चलें अब। तो ताप के आधार पर कितना प्रेशर बेल्ट बना बेटा? ताप के आधार पर कौन कौन? विषुवत रेखी, विषुवत रेखी, कौन सा लो या है जोड़ो? विषुवत रेखी, लो प्रेशर बेल्ट और ध्रुवी हाई प्रेशर। बात समझ गए? और गति के आधार पर कौन कौन? सब पोलर, लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल। समझ में आ गया? तो हाई कहां कहां बन रहा है? बताओ, हाई कहां कहां है और लो कहां कहां है पूरे पृथ्वी पर? अब सुनो एक मिनट, क्षेत्र कितना बना है? तो पूरे पृथ्वी पर प्रेशर बेल्ट कितना बना? 4 बना नहीं, उसमें 2 लो और 2 हाई, यही ना है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हाई कौन है? पोलर और लो कहां है? हैं? इक्वेटोरियल और सब पोलर। ये क्या है? हाई। दिमाग में लो है, लो, लो है, दिमाग में सेट हो गया? चलिए अब रुकिए, अब खोलिए। फिर ये ट्रॉपिकल हाई होगा या लो होगा? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। और लो प्रेशर दूसरा कौन है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या है? ये लो प्रेशर का हो गया। अब बताइए हाई प्रेशर कितना है? पोलर हाई प्रेशर। और कौन है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, टोटल कितना बेल्ट बना पृथ्वी पर? 4 में 2 है और 2, कोई दिक्कत? दोनों हाई लो सेट हो गया दिमाग में। अब बताइए हवा की उत्पत्ति जब भी होगी हाई से होगा या लो की तरफ होगा? हैं? देखिए पानी का प्रवाह किधर होगा? किधर से होगा? उच्च से निम्न की ओर होगा। ज्ञान का प्रवाह क्या होगा? तो उच्च से निम्न की ओर होगा, होगा ना? संस्कार का प्रवाह क्या होगा? उच्च से निम्न की ओर होगा। इसीलिए परिवेश हमेशा उच्च रखना चाहिए। अब समझ में आया? नहीं? या नहीं तो बराबर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ गया ना? तो पृथ्वी पर हवा की उत्पत्ति कहां से होगी तुम बताओ? अब कहां कहां से हवा उत्पन्न होगी भाई? तुम्हारे पास जहां प्रेशर बेल्ट होगा वहीं से ना उत्पन्न होगी हवा। तो तुम्हारे पास पोलर हाई प्रेशर कितना है बेटा? 2 है, तो हवा भी तो वहीं से निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? पक्का? तो कहां कहां से निकलेगी बताओ? हैं? सब पोलर से या ट्रॉपिकल से? अच्छा, सब ट्रॉपिकल से। और कौन? अच्छा, एक बात बताओ, तो ये उच्च से निकलकर हवा किधर जाएगी? तुम्हारे पास निम्न क्षेत्र कहां कहां कितना है? कितना है? ट्रॉपिकल है और सब। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाओ, सुनो, अब समझ गए। अब ऊंट पहाड़ के नीचे बैठ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? तो उच्च वायु दाब कौन है बाबू? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है ना? ये बताओ
इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ये इक्वेटर से ऊपर है या इक्वेटर से नीचे है? हैं? ऊपर है। हाँ दोनों है, लेकिन हम अभी मान रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये गोला है, ये हमारा ध्रुव है, इधर से उठा लिए तो ये ऊंच हो गया, इधर से उठा लिए तो ये ऊंच हो गया, ऐसे समझो ना, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपके पास हवा कहां से निकलेगी? ये यहां से हवा उत्पन्न होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें, तो यहां से जब हवा उत्पन्न होगी, कहां से उत्पन्न हो रही है? कहां से? कहां से? बहुत सुंदर। सब ट्रॉपिकल से हवा निकलकर किधर जाएगी बताओ तो? किधर जाएगी? हैं? विषुवती। तो उसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से हवा निकलकर जब इधर आएगी तो ये है व्यापारिक। आज के बाद भूलेगा तो समझ गए तो भूल गया। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से हवा निकलकर किधर जाएगी? किधर? तो उसका क्या नाम देंगे? हाँ, सब ट्रॉपिकल से हवा निकलकर और कहीं जाएगी। सब ट्रॉपिकल से कितना हवा निकलेगा बताओ? 2। क्यों? तो सब ट्रॉपिकल के ऊपर और नीचे दोनों लो है। तो सब ट्रॉपिकल से जब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलेगा तो ये हवा हो गया पछुआ। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पछुआ हवा की उत्पत्ति कहां से होती है, कहिएगा सब ट्रॉपिकल हाई से। और व्यापारिक हवा की उत्पत्ति कहां से होती है? तो सब ट्रॉपिकल हाई से। तो फिर भाई दोनों का नाम पछुआ व्यापारिक ही नहीं समझ में आया, कहिएगा एक जो है विषुवत रेखा की तरफ जाती है इसलिए उसका नाम व्यापारिक है, और एक जो है सब ध्रुव की तरफ जाती है इसलिए उसका नाम जो है पछुआ है, बस। फिर पूछेगा और कुछ? हाँ है। पछुआ क्यों है? इसका डायरेक्शन पश्चिम से पूरब है और इसका डायरेक्शन पूरब से पश्चिम है, इसीलिए ग्लोब पर 2 ही हवा है, पूर्वैया और पछवैया। बात समझ गए? बाकी सब बनैया। सही कह रहे हैं आप लोग, मेरे बात पर हंस देते हैं ऐसे। एक बार बताइए, लू जो है वो स्थानीय है, गोरा है, मिस्ट्रल है, हुमुट है, चिनुक है, ठुनुक है, ये सारा नाम कौन रखा है सो बताइए? हम लोग रखे ना है, और सब लोग इसी का ना अच्छा बच्चा सब है, क्या है कि नहीं? तो ये चीजें होती है। हेलो, हाँ क्लास में है अभी, ऑफिस में 10 मिनट में पहुंचेंगे। अच्छा ठीक है, समझ में आया तिवारी जी? सब ट्रॉपिकल हाई से कितनी हवा? कितनी हवा? कहाँ कहाँ? सब ट्रॉपिकल से विषुवत रेखा की ओर, और सब ट्रॉपिकल से सब पोलर की ओर। तो सब पोलर की ओर जो जाएगा उसका नाम पछुआ दे देंगे, और जो विषुवत रेखा की ओर जाएगा उसका क्या नाम कहेंगे? अच्छा, और दूसरा प्रेशर बेल्ट कहाँ है भाई? पोलर क्या? पोलर हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोल से हवा किधर जाएगी? लो किसका? इस पोल से नीचे हवा उतरेगी किसमें? सब पोलर में या सब ट्रॉपिकल में? पक्का सब ट्रॉपिकल में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, पक्का नहीं जाएगा। चलिए, तो सब ट्रॉपिकल में ये आएगा। तुम लोग कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे हिसाब से तो सब पोलर में जाएगा। सब पोलर लो प्रेशर, ठीक। तो ये हवा कहां से निकल रही है? पोल से, इसलिए इस हवा का क्या नाम हो जाएगा? अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो उच्च दाब कितना है? 2।
निम्न दाब कितना है, हवा कितना निकल गया, 3। कोई दिक्कत। सब ट्रॉपिकल हाई से सब ट्रॉपिकल लो की तरफ जो हवा चला उसका क्या नाम हुआ, और सब ट्रॉपिकल से सब पोलर की ओर चला उसका नाम क्या हो गया, और सब पोलर से सब पोल की ओर चला क्या नाम हो गया, क्या नाम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो अब बनाइए गोला। ये कौन सा क्षेत्र है, क्या नाम है इसका, नाम दो। हमसे क्यों नाम दिलवा रहा है, क्या नाम है इसका, क्या नेचर बताओ। ट्रॉपिकल लो है क्या, लो प्रेशर बेल्ट। ये क्षेत्र क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक, ये क्या होगा, सब पोलर लो प्रेशर। और ऊपर क्या हो गया, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब आ जाओ, विषुवत रेखा के नीचे भी होगा वही चीज, होगा या नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहेंगे इसको, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहां क्या होगा, सब पोलर लो प्रेशर। और यहां पोलर हाई। अब बताइए हवा तो कहां से उत्पत्ति होगी, हाई से या लो से। तो ये क्षेत्र क्या है, हाई। तो ये यहां जब हवा आया ये क्या हो गया, व्यापारिक। अभी नाम नहीं चेंज करिए जल्दी जल्दी, तब गड़बड़ हो जाएगा। सीधे एक नाम पहले दीजिए, पहले दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर 5 नाम दे देंगे उसको। तो मान लीजिए कि ये सब ट्रॉपिकल से किधर चला, विषुवत रेखा की ओर, तो क्या नाम देंगे, सब ट्रॉपिकल से किधर चला, क्या नाम देंगे। इससे ये हवा इधर आया, क्या नाम देंगे। और इससे ये हवा इधर गया, क्या नाम देंगे। इससे ये हवा इधर गया, क्या नाम देंगे। इससे ये हवा इधर आया, क्या नाम देंगे। दिमाग में सेट हो गया। अब बताइए पूरे ग्लोब पर ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट कितना बना, 1। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कितना बना, 2। उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कितना बना, 2। उसके बाद क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कितना बना, 2। टोटल कितना बना, 7। बात समझ गए, नॉर्थ साउथ करके। अब वैसे अगर देखेंगे तो साउथ ट्रॉपिकल सब पोलर बस 4। अब दिमाग में सेट आया। टोटल अगर टोटल पूछा जाए पृथ्वी पर कितना बेल्ट, कहिएगा 7। नेचर के हिसाब से 4, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रेशर के हिसाब से 2 है, 2 लो। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर। कितने लोगों को समझ में नहीं आया जल्दी बताइए। सब लोगों को आया, 100% सफलता है। क्या बात है, ये आज नहीं कल हम एकाएक उठाकर कहेंगे यहाँ आओ हमको समझाओ। ठीक है, क्योंकि हमको इतना भुकाया है तो लोग, कितना हम बोले हैं बताओ तो, हैं नहीं। अब इसी में टाइम फिट कर देंगे, 0 डिग्री, 0 डिग्री से ये 20 डिग्री, यहाँ पर जो है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब देखो इतना एक ही बार कहेंगे सब तो कंफ्यूज कर जाएगा। देखो यहाँ पर कितनी हवा मिलेगी इस रीजन में, कौन कौन, ध्रुवी और पछुआ। तो इस जोन को कहते हैं संक्रामक जोन। तो पृथ्वी पर
दो ही जगह जो है सो आपको क्या कहते हैं उसको, मतलब चक्रवात बनता है। दो ही जगह जोन बनता है चक्रवात का। एक कहां पर, तो ये सब पोलर रीजन में। सब पोलर रीजन में कौन कौन हवा मिल रही है, पछुआ और ध्रुवी। तो एक संक्रमण जोन यहां, और दूसरा संक्रमण जोन कहां मिलेगा, यहां पर। सॉरी 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 सॉरी, इसको हटाइए, यहां पर। यहां यहां कौन कौन दो दो हवा मिलेगी, तो दोनों व्यापारिक मिलेगी। और यहां कौन सी हवा मिलेगी, यहां पछुआ और ध्रुवी मिलेगा। देख लिया आप। तो यही 60 डिग्री साउथ और नॉर्थ, 70 डिग्री साउथ नॉर्थ और 10 डिग्री विषुवत रेखा ऊपर नीचा, यही दोनों जगह चक्रवात बनता है। जो यहां चक्रवात बनता है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और जो नीचे में बनता है उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहां पर ठंडा और गर्म दोनों हवा के मिलने से होता है, और यहां पर क्या होता है, सूखा और आर्द्र हवा के मिलने से दोनों गर्म ही रहता है, लेकिन नेचर अलग अलग होता है। वाताग्र बनेगा, उसमें बहुत तरह का चीज बनता है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हैं, ऐसे बांट लीजिए। दिमाग में सेट हुआ, जाइएगा ऐसे ऐसे गोला गोला 5 बार घुमाइएगा और दिमाग से अपने से सेट करिएगा। ठीक, तब हम कल फिर विषुवत रेखा प्रतिपछुआ प्रवाह पढ़ाएंगे, जो यहां बनेगा। यहां इस रीजन में जब आएंगे तो 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में एक हवा चलती है जिसका नाम है पछुआ प्रवाह। बात समझ गए, जो पृथ्वी के गति से चलती है, वो हमेशा मंद मंद। ठीक है, तो ये चीज कल समझाएंगे। सेट हो गया, हम बोर्ड खोल देते हैं। जो लिखना है वो आप लोग लिखिए, जो छोड़ना है वो आप लोग छोड़िए, जो नहीं लेना है वो नहीं लीजिए, जो करना है वो करिए। हाँ, एक और है, तो एक और लीजिए, ये लीजिए। अब लिखिए, तब तक हम अब चलते हैं।